हम आंसर कैसे करते हैं। मैं जो क्वेश्चंस पूछता हूं तो पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, सभी को पता है ना। पोल सेक्शन के बारे में सभी बच्चों को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं जल्दी से बता देता हूं कि इस तरह की आपको स्क्रीन दिख रही होगी। अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे की साइड 3 डॉट्स दिखेंगे, राइट साइड में नीचे की साइड 3 डॉट्स दिखेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक इस तरह का बॉक्स आपको खुल जाएगा, जिसमें सबसे लास्ट ऑप्शन होता है एक्टिविटीज का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक पोल करके आएगा, पोल और वन एक्टिव कब आएगा, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है तो यहाँ कुछ भी वन एक्टिव नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और 4 ऑप्शंस दिख जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है, जो भी सही लगता है, उस पर आप टच कीजिए। मान लो ऑप्शन सी सही है तो ऑप्शन सी पे आप जैसे ही टच करोगे तो ये जो वोट का निशान है वो नीले रंग का हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां वोटेड लिखा आ जाएगा, VOTED, वोटेड लिखा आ जाएगा, जिसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब आपको वापस क्लास में कैसे जाना है, इस बैक वाले बटन पर जब तक दबाना है जब तक कि आप वापस क्लास में नहीं आ जाओ। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। यदि आपको याद हो तो हम आकृतियों के प्रकार के बारे में तो ऑलरेडी सीख चुके थे कि बंद आकृति या फिर क्लोज्ड शेप हम कैसे पहचानते हैं और खुली आकृति या फिर ओपन शेप हम कैसे पहचानते हैं। इन सब के बारे में तो हम सीख ही चुके थे। लास्ट क्लास में हमने बिंदु के बारे में भी पढ़ा। वहां हमने देखा था कौन सी कंडीशन में जो बिंदु हैं वो संरेख होते हैं, यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, और कौन सी कंडीशन में बिंदु असंरेख होते हैं, यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ये सब हमने पढ़ा था। अच्छा, अब ना चूंकि आपका जो बैच है अभी आज तीसरी क्लास है आपकी, तो मैं आपको बता दूं हमारी क्लासेज का क्या फॉर्मेट रहता है, मतलब क्लासेज कैसे चलती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पिछली क्लास में मैं जो भी पढ़ा था उसके ऊपर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिसको हम रिकॉल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, रिकॉल क्वेश्चन या रिकॉल टेस्ट, वो सबको सॉल्व करना है। उसके बाद हम फिर क्लास पे आएंगे और मेन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो अभी हमने लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है रिकॉल टेस्ट की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी बच्चों को इसका आंसर देना है, और आंसर कहां देना है, कमेंट सेक्शन में किसी को नहीं देना, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो आपको एक डायग्राम दे रखा है, जो एक फिगर दे रखा है, उसमें संरेख बिंदु बताने हैं कि संरेख बिंदु कौन कौन से हैं। इसके लिए 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आपको इन चारों ऑप्शंस में से संरेख बिंदुओं की पहचान करनी है। ठीक है, हाँ, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करना है। किसी भी बच्चे को जल्दबाजी नहीं करनी है, आंसर सबमिट करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जब आपका आंसर आ जाए तब पोल सेक्शन में जाइए और वहां जाके अपना आंसर सबमिट कीजिए। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा, तो इसलिए जल्दबाजी ना करें। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं कि अभी हमने क्लास स्टार्ट ही की है और हम पहला ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था ना, उसी पर बेस्ड है। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था हमने, बिंदु के बारे में, संरेख बिंदु के बारे में और असंरेख बिंदु के बारे में। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आज का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में जाके कर दीजिए। अच्छा, अभी ना मैंने चैट बंद कर रखी है। चैट बंद इसलिए कर रखी है ताकि आप चैट में अपना आंसर नहीं लिख पाओ। ठीक है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सीखेंगे और ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो भी सही आंसर होगा सभी को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। सर एक बार संरेख बिंदु की सर थोड़ी डेफिनेशन बताना। अच्छा, ऐसे आप पहले म्यूट कीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। संरेख की बता देता हूं मैं, या कोलिनियर पॉइंट्स की, कि ऐसे पॉइंट्स या ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में हो या एक ही लाइन में हो, वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। और अगर वो एक लाइन में नहीं है तो असंरेख बिंदु कहलाएंगे। ठीक है,
संरेख मतलब एक ही रेखा में या एक ही सीध में, ऐसे बिंदु देखने हैं आपको। अब इसमें ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन आपको ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकी जितने बच्चों ने अभी तक आंसर सबमिट नहीं किया है, सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर सबमिट करेंगे, सभी बच्चे। अभी तक केवल आधे ही बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चे करेंगे। ये बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है ये। शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। अगर किसी को कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, लेकिन अनम्यूट तभी करना है जब आपको कोई समस्या आ रही हो। अगर कोई समस्या नहीं है तो अनम्यूट नहीं करना आपको। सर जी नेट की प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसी जगह पे बैठना है ना जहां आपके नेटवर्क अच्छे आते हो। इसीलिए ये ना, जो पहली क्लास हुई थी मैंने तभी बता दिया था, एक तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, एक घर में बिल्कुल शांत जगह पर बैठना है, और तीसरा कि ऐसी जगह पर बैठना है जहां नेटवर्क अच्छे आते हो। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, सभी मिलकर सॉल्व करेंगे। 10 सेकंड में और दे दो। जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया जल्दी से अपना आंसर सबमिट करो, लास्ट 10 सेकंड और बचे हैं। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सारे के सारे बच्चे म्यूट रखेंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। अगर कोई बच्चा बार बार क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो हम क्लास से निकाल देंगे, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं, तो कोई भी बच्चा डिस्टर्ब ना करे। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कोई भी बच्चा अब आंसर सबमिट नहीं कर पाएगा। अगर किसी का डाउट है तो अब अपने चैट में लिख सकते हो। अब चैट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताना था हमें कि निम्न में से संरेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। अब संरेख बिंदु क्या होते हैं? ऐसे बिंदु जो एक ही सीध में हो या एक ही रेखा में हो। अच्छा, अनीता हुड्डा के नाम से, जयवीर के नाम से जो बच्चा है, उन्होंने कमेंट में अपना आंसर लिखा है। आपने सबमिट नहीं किया था क्या पोल सेक्शन में? क्योंकि अगर मैं पहले बता देता हूं, अगर कोई बच्चा कमेंट में अपना आंसर लिखता है तो उसका आंसर सबमिट नहीं माना जाता। जब बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके करते हैं तभी उनका आंसर सबमिट माना जाता है। इसलिए मैं सभी बच्चों से बोलूंगा कि अपना आंसर पोल सेक्शन में जाके करें, अदरवाइज आपका आंसर सबमिट नहीं माना जाएगा। सर वहां पे भी कर दिया था। हाँ, तो यहाँ पे फिर मत करो, यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है। तो ओके, जो बच्चे दोबारा दोबारा कर रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है, आपका आंसर ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। ठीक है, सर। अब आप सभी समझने पे ध्यान देंगे। हम संरेख बिंदुओं की बात कर रहे थे, तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। पॉइंट क्या है? ए, तो ए ढूंढते हैं, ए ये रहा। इसके बाद दूसरा क्या है? ओ, ओ ढूंढते हैं, ओ ये रहा। तीसरा क्या है? क्यू, क्यू ये रहा। अच्छा, ये तो मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों तो एक ही सीध में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि मैं ए और ओ को एक सीध में लाता हूं तो क्यू छूट जाता है, और यदि मैं क्यू और ओ को एक सीध में लाता हूं तो ए छूट जाता है। इसका मतलब तीनों पॉइंट से कभी भी एक सीध में नहीं आ सकते, तो ये तो संरेख बिंदु नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं, इरेज कर देता हूं ताकि अगले ऑप्शन को समझ सके। अगला ऑप्शन क्या है? बिंदु ए, ए ढूंढते हैं, ए तो हमें पता ही है, ए ये रहा। ओ भी हमें पता है, ओ ये रहा। और एम, एम ये रहा। अच्छा, ये भी हमें क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों बिंदु भी संरेख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक सीध में नहीं है। यदि मैं ओ और एम को मिलाता हूं तो ए छूट जाता है हमारा, जब मैं इसको मिलाता हूं तो ए छूट जाता है। इसी तरह मैं ए और ओ को मिलाऊं यदि, तो उस केस में एम छूट जाएगा, ये वाला बिंदु छूट जाएगा। इसका मतलब ये तीनों बिंदु भी संरेख नहीं है, तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। चलिए अब हम ऑप्शन सी पे देखते हैं। ऑप्शन सी क्या है? पी, पी ढूंढते हैं, पी कहां है? पी ये रहा। अगला क्या है? ओ ढूंढते हैं, ओ ये रहा। अगला क्या है? आर, आर ढूंढते हैं, आर ये रहा। ये तो हमें यहां क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों एक ही सीध में हैं। कैसे? यहां आप लाइन देख भी सकते हो, और मैं यहां एक और लाइन बना भी देता हूं ताकि आपको ये और क्लियरली दिख जाए कि ये इस रेड वाली लाइन की सीध में है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये एक सीध में है तो ये संरेख बिंदु होंगे या कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी अब करेक्ट हो गया। तो चलिए ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी में क्या है। फिर ऑप्शन डी में है बी,
तो बी लेते हैं, बी ये रहा। अगला क्या है, ओ लेते हैं, ओ ये रहा। तीसरा क्या है, एल ये रहा। अच्छा, ये भी तीनों बिंदु एक सीध में नहीं है। क्यों नहीं है? यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को एक सीध में मिलाता हूं तो ये छूट जाता है। इसी तरह यदि मैं बी और ओ को मिलाता हूं तो फिर एल छूट जाता है। इसका मतलब ये तीनों एक सीध में कभी नहीं आ सकते, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत होगा, क्योंकि ये भी संरेख बिंदु नहीं है। तो सही कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब ये समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान सवाल था सभी को। मुझे उम्मीद है कि ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आज के पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जिसमें हम रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होती है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि हमने पॉइंट्स पढ़ लिए थे। जैसे ये एक पॉइंट है, इसी तरह। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। विनोद शर्मा के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ, जैसे ये एक पॉइंट है, इसी तरह से मैं एक और पॉइंट लूं, ये रहा। इसी तरह से एक और पॉइंट लूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना एक सीध में पॉइंट ले रहा हूं, संरेख पॉइंट ले रहा हूं। तब वो क्यों ले रहा हूं वो मैं समझाऊंगा। मैं अभी कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं संरेख। ठीक है, अब ये दिख रहे होंगे आपको, ये एक ही सीध में है सारे के सारे पॉइंट। तो मैं इनको मिला सकता हूं, बिल्कुल मिला सकता हूं। कैसे? मैं इनको इस तरह से मिला सकता हूं, एक रेखा से इस तरह से मैं मिला सकता हूं। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करता हूं, मैं बहुत सारे पॉइंट ले लेता हूं जो कि बहुत पास पास हो। ठीक है, जैसे ये हैं, ऐसे में ऐसे यहां तक ले लेता हूं। अच्छा, प्लीज आप अपने आप को म्यूट ही रखिए, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैं पॉइंट्स की बात कर रहा था, तो मैं इसी तरह यदि बहुत सारे पॉइंट ले लूं तो उससे क्या फायदा होगा। मैं अगर बहुत सारे पॉइंट लूं तो आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, और उन सबको मिला दूं मैं। अब पॉइंट्स कैसे ले रहा हूं, मैं संरेख पॉइंट ले रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा कि ऐसे में यदि बहुत सारे पॉइंट ले लूं और जो कि संरेख हो, तो वो एक सीधी रेखा पर आ जाएंगे। ठीक है, मान लो वो एक सीधी रेखा ये वाली है। अब इस पे बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो जो कि मैं पहले बना चुका था, उनको मैं नीले रंग से दिखा रहा हूं। ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे कितने कि मैं इनको गिन भी नहीं सकता। अब मैं इतने सारे बना नहीं सकता, तो मैं बस कुछ पॉइंट्स बना रहा हूं। ठीक है, अब ये मैंने बनाए क्यों, ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स मिलाए क्यों। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स को यदि मैं मिला दूं आपस में, तो हमें एक रेखा मिलती है, या हमें एक लाइन मिलती है। समझ में आया? बहुत सारे पॉइंट, बहुत मतलब हम गणित में उस बहुत सारों को अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं गणित में? हम उनको कहते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है बहुत सारे, जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत को इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं अनंत बिंदुओं को आपस में मिला दूं, अनंत जो कि संरेख बिंदुओं, ये ध्यान रखना है आपको, अनंत संरेख बिंदुओं को यदि मैं आपस में मिला दूं तो हमें एक रेखा मिलती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर अगर मैं अनंत बिंदुओं को अपनी कॉपी पे बनाने जाऊंगा, तो कॉपी तो हमारी एक छोटी सी होती है, तो मैं उसको अनंत बिंदु तो बना ही नहीं सकता। तो फिर रेखा को मैं कैसे बताऊंगा कि ये रेखा है क्या। तो हम क्या करते हैं, मुझे भी पता है कि हम इतने सारे बिंदुओं को नहीं बना सकते, तो हम क्या करते हैं, इस रेखा के दोनों साइड इस तरह के निशान बना देते हैं। इस तरह का निशान क्या बताता है कि ये रेखा इधर भी अनंत तक जाएगी और इस साइड भी अनंत तक जाएगी। समझ में आया? क्या आया कि जो भी रेखा होती है उसकी हम दोनों साइड एरो का निशान बना देते हैं। एरो का निशान बनाते ही मैं समझ जाऊंगा कि ये एक रेखा है। रेखा क्यों है? क्योंकि इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अब अनंत बिंदुओं को मैं अपनी कॉपी पर नहीं बना सकता, क्योंकि कॉपी बहुत छोटी होती है। इसलिए गणित में हम क्या करते हैं, ऐसे एरो लगा के दिखा देते हैं। और ऐसे एरो लगा, अगर दोनों साइड एरो लगे हुए हैं तो मैं बता दूंगा कि वो एक रेखा है। ठीक है, तो रेखा समझ में आ गई, रेखा कैसे बनती है। अब मैं सबको इरेज करके आपको बता देता हूं कि ये वाली जो है, यह सीधी बना देते हैं हम उसको। एक यदि मैं इस तरह की वो बनाऊं आकृति, जिसको कि दोनों साइड एरो लगा रखा है, दोनों साइड एरो लगा रखा है, तो ये एक रेखा कहलाती है या फिर लाइन कहलाती है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रेखा के। चूंकि मैं रेखा को इस साइड भी काफी दूर तक बढ़ा सकता हूं और इस साइड भी काफी दूर तक, यानी कि अनंत तक बढ़ा सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा की जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो कितनी लंबी है, कितनी दूर तक हम बढ़ा सकते हैं। इसलिए रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है।
वो बहुत लंबी होती है या अनंत तक होती है, हम ये कहेंगे इसकी जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती, लंबाई निश्चित नहीं होती। ठीक है, सभी अपनी कॉपी में भी इसी तरह से नोट करेंगे कि जो रेखा होती है उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, निश्चित लंबाई निश्चित नहीं होती है। और यदि मैं इसके अंत बिंदुओं की बात करूं, अंत बिंदु क्या होते हैं? अंत बिंदु होते हैं जहां जाके वो रेखा होती है वो खत्म हो जाए। अब चूंकि मैंने बोला कि रेखा तो बहुत दूर होती है, अनंत पे जाके खत्म होती है, और अनंत तो हम जानते ही नहीं है, इसका मतलब रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु क्या हो कहते हैं? एंड पॉइंट, जहां जाके वो रेखा समाप्त हो जाए, अंत बिंदु नहीं होता है। ये समझ में आया क्या? रेखा के लिए दो चीजें, क्या क्या? कि एक तो लंबाई निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हम दोनों साइड, चाहे आप लेफ्ट साइड लो चाहे राइट साइड लो, दोनों साइड लाइन को या रेखा को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इसलिए लंबाई निश्चित नहीं होती है। दूसरा, उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको दोनों साइड कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं ना। मान लो अब क्या होगा, काफी बच्चे इस तरह की रेखा बनाएंगे कि सर ये तो रेखा है, तो इसकी तो दो बिंदु हो गए ना, एक तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, तो दो अंत बिंदु हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहां एरो लग रहा है। एरो का मतलब यह है कि मैं इसको यहां तक बढ़ा दूंगा तो अब इसका अंत बिंदु ये हो जाएगा, जबकि यहां भी मुझे एरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रेखा है, तो मैं इसको इधर भी काफी दूर तक बढ़ा सकता हूं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है रेखा के लिए, कि एक तो उसकी लंबाई निश्चित नहीं होती और कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ये समझ में आया क्या? जल्दी से बताइए कि रेखा क्या होती है? कि ऐसी कोई भी आकृति या ऐसी लाइन जिसकी एक लंबाई निश्चित नहीं होती है वो रेखा कहलाती है, और उसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु मतलब वो कहीं भी खत्म नहीं होती है। अंत बिंदु मतलब एंड पॉइंट्स। हाँ, जल्दी से कमेंट पे बताइए। बहुत बढ़िया, सभी के समझ में आ गया ना? तो चलिए, अब रेखा के बारे में हमने कर लिया, रेखा के बारे में तो पढ़ लिया है। वापस से सभी स्क्रीन पर आ जाएंगे। हाँ, सभी को समझ में आ गया ना? वापस से स्क्रीन पर आ जाएंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वापस से सभी बच्चे। हाँ जी, सुरेंद्र रंगा जी, आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है आपका? सुरेंद्र के नाम से जो भी बच्चा, आपका कोई डाउट है क्या? चलिए, हाँ, कोई डाउट है बताइए। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो हैंड डाउन कर लिया ना, बहुत बढ़िया। अब रेखा को क्या हुआ? सुरेंद्र रंगा जी, आपका कोई डाउट है? अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बोल रहे तो मतलब नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब रेखा को कैसे दर्शाते हैं ये तो मैंने बता दिया। कैसे दर्शाते हैं कि दोनों तरफ क्या होते हैं? एरो का निशान या तीर का निशान बना देते हैं, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि ये रेखा है। इसको मैं इधर भी अनंत तक बढ़ा सकता हूं, दूसरी साइड भी अनंत तक बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो एक तो इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, और ये जो रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। ये इसके ऊपर अनंत बिंदु उपस्थित होते हैं। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। अगला है रेखाखंड। अच्छा, इसका तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब रेखा का एक खंड, रेखा का एक हिस्सा। खंड क्या होता है? हिस्सा। मतलब यदि ये जो ऊपर वाली रेखा है, यदि मैं इसके एक हिस्से की, किसी भी एक हिस्से की बात करूं, तो आप किसी भी एक हिस्से की बात कर सकते हो। यदि मैं इसके किसी एक इतने से हिस्से की बात करूं और इसको नाम दे दूं PQ, तो ये जो हिस्सा है वो रेखाखंड कहलाएगा। अब रेखा में और रेखाखंड में फिर अंतर क्या है वो आपको समझना है। मैंने बोला कि कोई भी एक हिस्सा, मतलब ये हिस्सा यहां से स्टार्ट होता है और Q पे खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके दो अंत बिंदु हो गए। कैसे? एक तो P हो गया और एक Q हो गया, क्योंकि ये P से स्टार्ट हो रहा है और Q पे खत्म हो रहा है, तो दो तो अंत बिंदु हो गए इसके। ठीक है, अब चूंकि हम P और Q के बीच की ही बात कर रहे हैं तो इसकी लंबाई भी निश्चित होती है। दूसरा क्या है? इसकी लंबाई भी निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होती है। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं रेखाखंड के लिए। अब रेखाखंड को हमने रेखा से क्यों समझा? क्योंकि रेखाखंड रेखा का ही एक प्रकार होता है। रेखाखंड को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रेखा और खंड, मतलब रेखा का ही एक हिस्सा। ठीक है,
नेहना के नाम से जो भी बच्चा है, आपने अपना हैंड रेज किया है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो रेखाखंड समझ गए ना, रेखा हमने पहले समझ ली थी, रेखाखंड अभी समझा। रेखाखंड की क्या है, लंबाई भी निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होती है, और दो अंत बिंदु होते हैं। ये सभी को अपनी कॉपी में लिखना है, दो अंत बिंदु होते हैं। अंत बिंदु मतलब एंड पॉइंट। दो क्यों होते हैं, क्योंकि मान लो ए भी एक रेखाखंड है, तो एक तो ए हो गया इसका अंत बिंदु और एक बी हो गया। अच्छा, अगर रेखा लिख लिया ना, बहुत बढ़िया। अगर रेखा को ये देखा ना कि रेखा को तीर लगा के, तीर के निशान से समझते हैं या से दर्शाते हैं, तो जो रेखाखंड है उसमें ऐसे पॉइंट बना देते हैं दोनों साइड। पॉइंट इस तरह से, जैसे बी पे बना दिए और ए पे बना दिए। पॉइंट का मतलब ये है कि मैं ना तो इसके इधर जा सकता हूं, ना इसको इधर तक बढ़ा सकता हूं। मतलब इसको मैं बढ़ा ही नहीं सकता, जितना दे रखा है बस ये उतना ही रहेगा, मतलब ये ए से बी तक ही रहेगा। ठीक है, ये रेखाखंड होता है। समझ में आ गया ना। अगर तीर का निशान बन लगा है तो मतलब मैं बढ़ा सकता हूं, और फुल स्टॉप लगा है या पॉइंट बना हुआ है तो मैं मतलब उसको नहीं बढ़ा सकता। ओके, ठीक है। हाँ जी, सही बात कह रहे हैं। मैं ना कमेंट बंद कर दूंगा, अगर आप ज्यादा कमेंट्स करोगे तो मैं कमेंट बंद कर दूंगा। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं तो कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा। अगर आप ज्यादा कमेंट, हाँ, क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, बार बार अगर ज्यादा कमेंट करते हो तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो मैं अभी के लिए कमेंट बंद कर रहा हूं। जब मैं ये कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर मैं उसको दोबारा से चालू कर दूंगा और अपने डाउट पूछ लेना। ठीक है, ये हो गया रेखाखंड। चलिए, अब हम किरण पे आते हैं। किरण क्या होती है? अच्छा, किरण को ना हम एक उदाहरण से समझते हैं। मैं फिर से कमेंट चालू कर रहा हूं और आप ये बताना कि आपने अपने घरों में टॉर्च देखी है? सभी ने टॉर्च देखी होगी कभी ना कभी। यस और नो करके बताइए कि आपने सभी ने टॉर्च देखी है, जिससे हम हाँ रोशनी करते हैं। टॉर्च देखी है ना? हाँ जी। अगर आपने टॉर्च देखी है तो किरण आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, अगर आपने टॉर्च देखी है। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फिर से कमेंट बंद कर रहा हूं ताकि अब कोई बच्चा नहीं कर पाए। मैं फिर से कमेंट बंद कर रहा हूं। ठीक है, अभी कोई भी बच्चा कमेंट नहीं कर पाएगा। वापस से हम स्क्रीन पर आते हैं। तो मैंने टॉर्च का उदाहरण क्यों लिया? क्योंकि जो टॉर्च होती है उसी से हम किरण को समझ सकते हैं। किरण होती क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। किरण का एक निश्चित अंत बिंदु होता है। एक बिंदु तो निश्चित होता है जहां से वो शुरू होती है, लेकिन खत्म कहां होती है ये हमें नहीं पता, इसलिए ये एरो लगा रखा है दूसरी साइड। मतलब इसको हम काफी आगे तक बढ़ा सकते हैं। कितनी भी आगे तक, इसको हम अनंत दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो किरण की भी लंबाई फिक्स नहीं होती, उसकी भी जो लंबाई है वो अनंत होती है या फिक्स नहीं होती। लेकिन ये कह सकते हैं रेखा में भी फिक्स नहीं होती, लेकिन रेखा को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं, जबकि किरण को केवल एक ही तरफ से बढ़ा सकते हैं। किरण को इधर से नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि इसका इधर तो ये फिक्स पॉइंट दे रखा है या अंत बिंदु दे रखा है। तो किरण में एक अंत बिंदु होता है। क्या होता है? एक अंत बिंदु होता है। क्यों? अच्छा, अब इसका मैंने उदाहरण क्या पढ़ाया आपको? उदाहरण समझाया जैसे टॉर्च। अब टॉर्च जब आप जलाते हो तो जो उसकी रोशनी है वो उसके बल्ब से निकलती है, जो टॉर्च में बल्ब लगा होता है। मतलब मुझे ये तो पता है ना कि उस रोशनी का स्टार्टिंग पॉइंट कहां है, या फिर अंत शुरुआत कहां से हो रही है उसकी, वो टॉर्च से हो रही है। अब वो कहां तक जाएगी ये मुझे नहीं पता। काफी जो टॉर्च होती है बहुत ही दूरी तक, काफी दूर तक अपनी रोशनी देती है, उजाला देती है। इसका मतलब मुझे उसका अंत बिंदु नहीं पता कि वो कहां तक उजाला दे रही है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट मेरी टॉर्च है, टॉर्च से स्टार्ट हो रही है। तो जो उससे निकलने वाली उसको हम किरण ही बोलते हैं ना, वो लाइट की किरण होती है। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण तो सबने देखा होगा, सूरज। सूरज की किरण या धूप जो पड़ती है तो वो किरण आती है सूरज की, तो उनको हम किरण इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो सूरज होता है जो ऊपर है हमारे। ठीक है, अब वो सूरज से पूरी पृथ्वी पे उसका होता है। अब हमें ये नहीं पता कि उसका अंत कौन सी जगह है। स्टार्टिंग तो पता है कि वो सूरज से आ रही है, लेकिन वो कहां कहां तक जा रही है वो हमें नहीं पता। इसलिए उसका किरण का सबसे अच्छा उदाहरण है सूरज की किरणें, या फिर जो टॉर्च की लाइट होती है वो। ठीक है, अच्छा, फिर किरण को कैसे दर्शाते हैं? तो किरण का एक अंत बिंदु होता है, मतलब यहां से वो शुरू होती है और अनंत तक जाती है, इसलिए दूसरी साइड एरो है। ये सब किरण और रेखाखंड के बारे में है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यह बताना है कि क्या आपको समझ में आ गया रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होती है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं कैसे।
मैं ना यहाँ एक सारणी बना देता हूं। कैसे? दो तरह से सारणी बनेगी। एक तो इनकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई, और अंत बिंदु कितने होते हैं, दो तरह से पढ़। अंत बिंदु, ठीक है, लंबाई और अंत बिंदु के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तीनों चीजों को। जैसे यदि मैं रेखा की बात करूं तो रेखा की जो लंबाई है वो अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती। ठीक है, रेखा की लंबाई क्या होती है? बंद कर दो। कमेंट बंद, 1 मिनट बंद कर रहा हूं, मैं लिख लेता हूं। रेखा की लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है। ठीक है, हाँ जी, लाइन की, बिल्कुल लाइन की ही बात कर रहा हूं मैं। कमेंट बंद कर रहा हूं, पहले मैं ये समझा देता हूं ताकि सभी बच्चे समझ जाएं। लंबाई क्या होती है? अनिश्चित होती है रेखा की। और अंत बिंदु कोई नहीं होता, मतलब जीरो अंत बिंदु होते हैं उसके। क्यों? क्योंकि हम इसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। अब यदि मैं रेखाखंड की बात करूं तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है ना, कि ए से बी तक ही है, तो इसकी जो लंबाई है वो निश्चित होती है। और यदि मैं अंत बिंदुओं की बात करूं तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मतलब दो अंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तीसरे उसकी बात करते हैं किरण। किरण का क्या है कि यहां से स्टार्ट हो गई और इधर अनंत तक जाती है, मतलब लंबाई तो इसकी अनिश्चित होती है। लंबाई क्या है? इसकी अनिश्चित होती है, लेकिन इसका एक अंत बिंदु होता है, ये वाला, यहां से स्टार्टिंग होगी तो इसका एक अंत बिंदु तो हो गया। अंत कहां होगा इसका वो हमें नहीं पता, इसलिए केवल एक ही अंत बिंदु होता है जहां से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आप हमेशा याद रखें कि लंबाई और अंत बिंदु के हिसाब से रेखा, रेखाखंड और किरण को हम किस तरह से समझ सकते हैं। सर लाइन का बताना वापिस से। किसका? लाइन का? यस सर। हाँ, तो मैं लाइन का बता देता हूं वापस से। लाइन का पूछा है किसी बच्चे ने, मैं लाइन के बारे में बता रहा था कि जो लाइन होती है ना वो इस तरह से बनाते हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, और दोनों साइड हम तीर का निशान या एरो का निशान बना देते हैं। एरो का निशान क्या बताता है कि इसको भी मैं अनंत तक बढ़ा सकता हूं इस साइड, और दूसरी साइड भी मैं इसको अनंत तक बढ़ा सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती, इसको हम कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकते हैं, तो इसकी लंबाई अनिश्चित होती है। और यदि मैं अंत बिंदुओं की बात करूं तो जैसा कि मैंने यहां बताया था कि इसकी लंबाई, इसको मैं कितनी भी दूरी तक बढ़ा सकता हूं ना, इधर भी और इधर भी, तो ये कहीं भी अंत होगा ही नहीं ना इसका। अगर कहीं अंत नहीं होगा तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होगा, इसलिए इसके जीरो अंत बिंदु होते हैं या कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब ये कमेंट में लिख के अब बता दो ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने 10-15 सेकंड के लिए कमेंट चालू कर रहा हूं, फिर से कमेंट बंद कर दूंगा। कमेंट में लिख के बता दो आपको समझ में आया या नहीं आया। वाई और एन लिख दिया करो, बस पूरा यस लिखने की जरूरत नहीं है, वाई और एन लिख दिया करो कि आपके समझ में। हाँ, बहुत बढ़िया। अगर सभी बच्चों के समझ में आ गया है तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपके अगर कोई डाउट भी होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। नेहना के नाम से जो भी बच्चा है आप ना म्यूट रखोगे, अदरवाइज क्लास से निकाल देंगे आपको। चलिए अब हम एक नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं। चलिए अब मैंने कमेंट बंद कर दिए क्योंकि सभी को समझ में आ गया है, और अब सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 4। अभी अभी मैंने पढ़ाया है, जल्दी से बताइए, किसी को भी कमेंट में आंसर नहीं करना। क्वेश्चन ये है कि एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। कोई अनम्यूट करके नहीं बताएगा, अनम्यूट करके कोई नहीं बताएगा। अगर किसी ने बताया तो उसको क्लास से निकाल देंगे। सभी को आंसर कैसे करना है? पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर करना है। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करना है। क्वेश्चन ये है कि एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। बोल के कोई भी नहीं बताएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, अनम्यूट करके कोई भी नहीं बताएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर देंगे। और अच्छी बात यह है कि काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। सभी बच्चे लेकिन म्यूट रखेंगे, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। विनोद कुमार जी, आपने अभी अभी अपने आप को अनम्यूट किया था। विनोद कुमार के जो नाम से जो भी बच्चा है, आप म्यूट ही रखेंगे अपने आप को।
अगर किसी बच्चे ने बार बार अपने आप को अनम्यूट किया तो उसको क्लास से निकाल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर कर चुके हैं। चलिए लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और बचे हैं, तो जिस भी बच्चे को आंसर करना है जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड। सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे अपने आप को, अनम्यूट कोई नहीं करेगा। सभी बच्चे म्यूट ही रखेंगे अपने आप को। 5 सेकंड और बचे हैं, जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। 5 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब सभी मिलके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर हम सभी सॉल्व करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें है एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। और रेखाखंड तो हमने बताया था ना, एक रेखा का एक खंड होता है। मान लो ये है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इस तरह से बनाते हैं। मान लो इसको मैंने नाम दिया है पी क्यू, तो एक तो अंत बिंदु इसका ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह कोई भी रेखाखंड बना लीजिए, उसके 2 अंत बिंदु होंगे हमेशा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए ये तो बहुत ही आसान सवाल था और ये मैंने अभी अभी समझाया भी था। ठीक है, अभी सभी बच्चों को अपनी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखाई देगा। अब सभी बच्चे तैयार रहेंगे, अभी आपको स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन दिखने वाला है, सभी उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। क्वेश्चन है कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। ध्यान रहे, यहां अंत बिंदुओं की बात नहीं हुई है। सबसे पहले जब मैंने रेखा को समझाया था, वहां बताया था कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, वो मैंने समझाया था। यहां अंत बिंदुओं की बात नहीं हो रही है, यहां हो रही है कि एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, वो बताना है। बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। मैं यहां देख रहा हूं कि सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करेंगे। ठीक है, काफी बच्चे आंसर सबमिट कर चुके हैं, लेकिन अभी बहुत कम बच्चों ने किया है। सभी बच्चे आंसर सबमिट करेंगे अपना। सर ये ऑप्शन कहाँ पे है? पोल का सर आपको ये पता है कमेंट का ऑप्शन कहां से आता है? कमेंट कहां से लिख सकते हैं मैसेज में, यस पता है? यस सर। हाँ, तो जहां से कमेंट का आता है ना, उसके सबसे लास्ट में एक्टिविटीज करके एक ऑप्शन आ रहा होगा। एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है, तो वहां आपको पोल दिख जाएगा सबसे ऊपर। तो पोल पे क्लिक करोगे तो वहां आगे आगे जाते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आएगा। यस सर। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। तब तक राखी के नाम से जो भी बच्चा है, उन्होंने अपना हैंड रेज कर रखा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अनम्यूट कर, हाँ बहुत अच्छा। हैंड रेज कोई नहीं करेगा, अगर आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, क्योंकि हैंड रेज करने में कई बार बच्चों से गलती से हो जाता है। हाँ जी, हाँ हाँ। सर ये कहाँ से करें? अनम्यूट के, अनम्यूट म्यूट कहां से करें? कमेंट सर। अच्छा कमेंट ना, आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे सबसे। अच्छा, कमेंट मैंने बंद कर रखे हैं, कमेंट नहीं हो पाएगा अभी। मैंने पोल सेक्शन में आंसर देना है सभी को, कमेंट बंद कर रखे हैं सर। हाँ सर, ठीक है। अच्छा, आप पहले म्यूट करोगे अपने आप को, सभी म्यूट करोगे अपने आप को, सभी बच्चे म्यूट करेंगे ना? हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूं कि आंसर कैसे करना है। तो ये आपको थोड़े से ध्यान से देखना है कि आंसर कैसे करना है। 1 मिनट में ना अपने मोबाइल से ही बता देता हूं कि आपको आंसर करना कैसे है। ठीक है, हाँ नाम के बच्चे से आया है। क्या? मुकेश सैनी के नाम से बच्चे ने सर हैंड वो किया हुआ है। कोई बात नहीं, हाँ मैं करता हूं। पहले ना मैं ये बता देता हूं कि आंसर कैसे करते हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी सभी को, कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा। मैं बता देता हूं कैसे करना है। मेरे मोबाइल की स्क्रीन सभी को दिख रही होगी, सभी को ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस मोबाइल के सबसे नीचे सीधे हाथ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं, लगातार 3 डॉट्स। उन 3 डॉट्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा मैं, तो उस पर लास्ट ऑप्शन आ रहा है एक्टिविटीज का। तो जैसे ही मैंने एक्टिविटीज पे क्लिक किया तो मुझे पोल दिख गया, पोल्स में 1 एक्टिव दिख रहा है। तो मैंने पोल्स पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, नीचे अगर मैं जाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 5 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहे हैं, और वो पता भी कैसे चलेगा, लाइव लिखा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के सीधे हाथ की साइड।
लाइव लिखा आ रहा है, तो यहां आपको जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक कीजिए। मान लो इसका आंसर मुझे ऑप्शन ए सही लगता है, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर सही है, पर मैं मान रहा हूं कि मान लो ए सही है। मैंने ए पे जैसे ही क्लिक किया तो वोट का कलर है वो नीले रंग का हो गया और मैं यहां से वोट कर सकता हूं। मतलब जैसे ही आप वोट पे क्लिक करोगे, मान लो मैंने वोट पे क्लिक किया तो यहां वोटेड लिखा आ गया, VOTED। इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। तो अब आपको वापस से क्लास में आ जाना है बैक कर करके, और आप इस तरह से क्लास में आ जाओगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो जहां आपको ये दिखेगा, जहां आपको क्वेश्चन दिखेगा। अब सभी बच्चे आंसर करेंगे। हम लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट के 10 सेकंड और वेट करते हैं बस, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं बस, 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमें क्या बताना था कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। अच्छा, आप अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या बताई थी कि बहुत सारे बिंदुओं से मिलके एक रेखा बनती है। मतलब एक रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु उपस्थित होते हैं। बहुत सारा को हम गणित में क्या कहते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। और अनंत बिंदुओं को ही हम अनेक बिंदु कह सकते हैं, बहुत सारे बिंदु कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि एक रेखा के ऊपर बहुत सारे बिंदु उपस्थित होते हैं या अनंत बिंदु उपस्थित होते हैं। इस तरह से ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अभी मैं फिर से क्या कर रहा हूं, कमेंट ऑन कर रहा हूं, चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है। अगर किसी का डाउट हो, हाँ जी बताइए। सर अपरिमित का मतलब क्या होता है? अपरिमित मतलब जिनका हम गिन ही नहीं सकते। अपरिमित का मतलब ये है जिनका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते, गिन नहीं सकते, मतलब बहुत सारे हो जाते हैं वो। ठीक है सर, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, फिर हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में ये बताना है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है। अच्छा, मैं फिर से कमेंट ऑफ कर रहा हूं ताकि सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर पोल सेक्शन में जाके करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि जो आकृतियां आपको दी गई हैं चारों ऑप्शंस में, उनमें से किरण कौन सी है। ठीक है, अच्छा इसके लिए हम केवल 30 सेकंड वेट करेंगे। 30 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन को फिर हम डिस्कस करेंगे। 30 सेकंड में मैं पोल बंद कर दूंगा, तो जिस भी बच्चे को आंसर करना है 30 सेकंड में कर ले अपना आंसर, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ये भी 30 सेकंड है सभी बच्चों के पास। 25 सेकंड बचे हैं, अब 25 सेकंड बचे हैं सभी के पास। जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे सबमिट कर चुके हैं, ज्यादातर का सही है। ठीक है, 15 सेकंड बचे हैं सभी के पास। 15 सेकंड और बचे हैं। जिसने आंसर सबमिट नहीं किया है अपना आंसर सबमिट करें प्लीज। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर सबमिट कर चुके हैं। अभी भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड और बचे हैं आपके पास। 10 सेकंड और बचे, उसके बाद पोल सेक्शन बंद हो जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर सबमिट करें। 10 सेकंड और बचे हैं। अब बस 5 सेकंड और बचे हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अभी कोई भी पोल सेक्शन में जाके आंसर नहीं कर पाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नीचे जो आकृतियां हमें दी गई हैं उनमें से किरण कौन सी है, ये आपको बताना है कि इनमें से किरण कौन सी है। तो अब कैसे कैसे समझोगे। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो अभी अभी मैंने बताया था किरण के बारे में। किरण के बारे में क्या बताया था कि जिसका एक अंत बिंदु होता है। और अंत बिंदु को हम कैसे समझाते हैं, ये सभी को पता है कि यदि मैं पॉइंट बना दूं किसी लाइन के एंड पे तो वो उसका अंत बिंदु होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए में है उसका एक ही अंत बिंदु है। क्यों, क्योंकि दूसरी साइड तो एरो का निशान है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये एक किरण है। ठीक है, अच्छा फिर ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में एक तो अंत बिंदु इसका ये है क्योंकि यहां भी पॉइंट है और यहां भी पॉइंट है। किसी भी साइड एरो नहीं है, एरो नहीं है तो दोनों इसके अंत बिंदु होंगे। तो इसके दो अंत बिंदु हो गए। अगर दो अंत बिंदु हो गए तो ये तो रेखाखंड हो गया। रेखाखंड कह लो चाहे उसको लाइन सेगमेंट कह लो, तो ये क्या हो जाएगा, रेखाखंड। अगर मैं ऑप्शन सी की बात करूं तो ऑप्शन सी में भी दो अंत बिंदु है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड पॉइंट दे रखा है हमें, तो ये भी एक रेखाखंड होगा। ऑप्शन डी में देखूं तो दोनों साइड, इस साइड भी एरो है और इस साइड भी एरो है,
एरो कब होता है? जबकि वो एक रेखा हो, रेखा के ही दोनों साइड एरो होता है, मतलब उसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या बताना था कि किरण कौन सी है, तो यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में किरण है तो ए सही है, बी में क्या रेखाखंड तो बी गलत होगा, सी में क्या रेखाखंड तो सी भी गलत होगा, डी में क्या रेखा तो डी भी गलत होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। चलिए जल्दी से अब कमेंट में बताना है। हाँ, सभी अब बच्चे कमेंट कर सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है ना? अगले कॉन्सेप्ट पर चलें। यहां तक सभी को समझ में आ गया? रेखा, रेखाखंड और किरण को कैसे पहचानेंगे, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए अगर सभी को समझ में आ गया है तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जहां हम अभी रेखाएं पढ़ ली हमने, अब हम रेखाओं के प्रकार पढ़ेंगे कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब मैं कमेंट फिर से बंद कर रहा हूं ताकि सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान दें, कमेंट में कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है, अब हमें रेखाओं के प्रकार पढ़ने हैं कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मोटे तौर पर रेखाएं दो ही प्रकार की होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ लंबवत भी तो लिखा हुआ है, बिल्कुल, प्रतिच्छेदी का ही एक स्पेशल टाइप होता है, स्पेशल प्रकार होता है, एक विशेष प्रकार होता है लंबवत रेखाएं। ठीक है, चलिए अब हम इनके बारे में सीखते हैं कि ये होती क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समांतर रेखाओं की बात करते हैं। अभी मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं, आपको ये बताना है सभी ने रेल की पटरियां देखी है क्या? रेलवे ट्रैक जो होता है वहां रेल की पटरियां देखी है सभी बच्चों ने? कमेंट में यस और नो लिख के बताना है। सभी ने रेल की पटरियां देखी हैं? हाँ देखी है ना? तो जो वो रेल की पटरियां होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को काट देंगी तो रेल का एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, वो रेल की पटरियां हमेशा बराबर दूरी पर होती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, इसलिए जो वो रेल की पटरियां होती हैं वो समांतर होती हैं। अच्छा, समांतर क्योंकि हम फिर यहां से समझ गए समांतर क्या होता है कि ऐसी दो रेखाएं जो कि एक दूसरे को कभी नहीं काटें। एक दूसरे को कभी नहीं काटने का मतलब क्या है कि मान लो मैं एक रेखा इस तरह से बनाऊं, यहां एक रेखा ये बन गई, और यदि मैं दूसरे नीले रंग की रेखा बनाऊं जो कि एक ये वाली रेखा है। ठीक है, अब मैं रेखा है तो आपको इनके दोनों साइड एरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो ये रेखा बनेगी। अब ये रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्यों? क्योंकि ये हमेशा बराबर दूरी पर है, चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, जैसे रेल की पटरियों के बीच में दूरी कहीं भी नाप लो आप, हमेशा बराबर ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह से ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच में दूरी हमेशा बराबर रहे, या दूसरे शब्दों में जो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटें, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सर वो हाँ जी, सर रेल की पटरी में पत्थर क्यों होते हैं? वो एक दूसरा है, वो आप साइंस में पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है, मैं उसको भी बता सकता हूं ताकि वो खिसके ना, और वो साइंस का कॉन्सेप्ट है, गणित का नहीं है वो। ठीक है, जब आप साइंस पढ़ोगे तो वहां पूछना है आपको, गणित का वो नहीं है वो। ठीक है, सर दोबारा बताना। समांतर रेखाएं बता देता हूं मैं कि ऐसी दो रेखाएं जो, अच्छा पहले म्यूट करोगे सभी बच्चे, अपने आप को म्यूट करो, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। हाँ ठीक है, म्यूट ही रखेंगे सभी बच्चे। तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटें। अब काटेंगी कब नहीं? जब उनके बीच में जो दूरी है वो हमेशा बराबर रहेगी, जितनी दूरी अगर यहां है उतनी दूरी यहां रहेगी, जैसे रेल की पटरी में होती है। आप कहीं भी देख लो, चाहे आप किसी एक जगह पे देख लो और उससे 10 किलोमीटर दूर जाके देख लो, रेल की पटरियों के बीच में दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी, तो वो समांतर होती है। इसी तरह से रेखाएं भी समांतर होती हैं क्योंकि उनके बीच में दूरी बराबर होती है हमेशा, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि समांतर रेखाओं को हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी समांतर रेखा है या नहीं। ठीक है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह की रेखाएं दी हो तो आपको नहीं पता कि आपको समांतर है कि नहीं, लेकिन अगर आपको इन रेखाओं पर बीच में कहीं भी इस तरह का तीर का निशान बना के रखे तो हम कहेंगे कि ये समांतर रेखाएं हैं। सर एक बार और बताना। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूं कि ऐसी दो रेखाएं
जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे वो समान। म्यूट, हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है, मैं वापस से इसको बता देता हूं कि ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटें, ठीक है, मतलब हमेशा बराबर दूरी पर रहें, वो समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे, अच्छा एक और उदाहरण मैं बता देता हूं, आपने कहीं भी रेलिंग लगी देखी, रेलिंग अपनी सीढ़ियों के साथ लगी होती है, या मूवीज देखी होंगी आपने, मूवीज में क्या जेल दिखाते हैं, तो जेल के बाहर एक जालियां लगी होती हैं बराबर दूरी पर, वो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है, वो सभी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं। रेलिंग भी ऐसी होती है, रेलिंग पे भी जो लंबी वो लगी होती है, लोहे की छड़ी या लोहे के डंडे, वो सभी एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक है, वो सभी भी समांतर रेखाओं के उदाहरण हैं, मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब इनको हम पहचानते कैसे हैं? तो गणित में जब भी हम समांतर रेखाएं बनाते हैं तो उनके साथ इस तरह के एरो बना देते हैं। एरो से यह समझ में आता है कि ये समांतर रेखाएं हैं। मान लो आपको इस तरह की केवल दो लाइन बना के दे दे और ये एरो ना दे, तो आप नहीं कह सकते कि वो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। आपको समांतर रेखा कब बतानी है? जब आपको ये एरो दिखाई दे, ठीक है। अगर आपको दिख गया कि दोनों रेखाओं के एरो बन रहा है तो मतलब वो समांतर रेखाएं हैं। बीच वाले एरो की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, इस वाले एरो की, ये तो हमेशा ही देगा क्योंकि ये तो रेखा को दिखाता है, ये समांतर को नहीं दिखाता, समांतर को बीच वाले एरो दिखाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया समांतर की बात। अब फिर प्रतिच्छेदी क्या होती है? चलिए अगले उस पर चलते हैं, उस पर। तो यहां से समांतर की तो हमने पढ़ ही लिया कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो कभी ना काटे, और ये वाले एरो इन पे बने हुए हैं, मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी, हाँ जी सर, प्रतिच्छेदी रेखा वे होती है ना जो एक दूसरे को काटती है। वही अगला अगला वही बता रहा हूं, सुनिए आप पहले पूरा पढ़ लीजिए, अगला मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर में क्या था? जो कभी नहीं काटे। प्रतिच्छेदी इसके बिल्कुल उल्टा है। कैसे? कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती हों। जैसे मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। तो चाहे इसको मैं यदि लाइन 1 बोलूं और 2 बोलूं तो ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। इसका एक और उदाहरण आप यहां देख सकते हो। सभी बच्चे म्यूट करेंगे, अपने आप को म्यूट ही रखेंगे, हाँ ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं समझ गए कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप समझ गए तो चलिए अगला है लंबवत रेखाएं। क्या होती हैं? लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी का ही एक प्रकार होती है। कैसे? कि रेखाएं एक दूसरे को काटनी तो चाहिए, लेकिन उस काटने पे भी एक शर्त है। क्या? कि एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटें। मतलब मान लो मैं एक रेखा ऐसे बना दूं तो दूसरी रेखा इस तरह की होनी चाहिए कि इनके बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री का हो। अब 90 डिग्री के कोण को हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं, इसको हम समकोण भी बोलते हैं या राइट एंगल भी बोलते हैं। कि अगर दो रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण है तो वो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। लंबवत रेखाएं समझेंगे तो आपको क्या रखना है? समांतर रेखा में तो ये ध्यान रखना है, ये इस तरह के एरो होगा। लंबवत रेखा, हाँ सर एक बार और बताना। लंबवत रेखाएं क्या? यस सर। ठीक है, लंबवत रेखाएं मैंने बोला कि ऐसी दो रेखाएं वो एक दूसरे को काटेंगी तो सही, मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो होंगी ही, लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी। क्या? कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगी या समकोण पर काटेंगी। अब समकोण कैसे बनाते हैं? कि मान लो दो रेखाएं इस तरह से बना दी और यहां आपको इस तरह का निशान दिया है। ये ध्यान रखोगे, ये हरे रंग का जो निशान है ये समकोण को दिखाता है। अब ये कलर से मतलब नहीं है, लेकिन इस तरह का निशान बनना चाहिए, वो समकोण को दिखाता है। अगर इस तरह का निशान है दो रेखाओं के बीच में तो ही वो लंबवत रेखाएं हैं। मान लो मैं इस पूरे को, और बताना। हाँ मैं बता रहा हूं, मान लो आपको एक इस तरह से रेखा दी जाए और आपको दूसरी रेखा लाल रंग की कुछ इस तरह से दी जाए या किसी भी रंग की इस तरह से दी जाए और आपसे पूछे कि क्या ये लंबवत रेखाएं हैं, तो आप यहां से अभी नहीं बता सकते कि लंबवत रेखाएं हैं या नहीं, ठीक है। तो आप नहीं कहोगे कि ये लंबवत रेखाएं हैं, लेकिन आपको इनके साथ साथ इस तरह का निशान भी दे दे, ये समकोण का निशान होता है, ठीक है। चाहे वो इस साइड दे दे, चाहे वो इस साइड दे दे, चाहे वो नीचे की साइड दे, अगर एक कहीं भी साइड देखा है इन चारों में से तो वो समकोण का निशान होता है। अगर आपको इस तरह का निशान दिया गया है तो मतलब वो दोनों रेखाएं, जैसे रेखा नंबर 1
और रेखा नंबर 2 ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। ठीक है, ये आया समझ में? कमेंट में बताइए जल्दी से बताइए अगर ये समझ में आया तो। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर आज की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। जल्दी से बताइए, आपको ये समझ में आया ना? सभी कमेंट में कमेंट बंद हो रही जी। कमेंट बंद हो रही है? खोल दो अब ना हो गई, comment। अब होगा, खोल दिया। अभी जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सर समांतर रेखा में सर ये दाईं हाथ की तरफ हो सकती है, बीच की आर या बाएं की तरफ भी। क्या चीज? दोबारा से। हाँ, क्या? दाईं हाथ की तरफ क्या हो सकती है? सर समांतर रेखा में सर जो बीच का पॉइंट है वो सर दाईं हाथ की तरफ ही होगा उसका। नहीं, कैसे भी हो सकता है, मैंने वही तो बताया, ये यू भी हो सकता है, लेकिन इस तरह से दिए जरूर। अगर ये देगा नहीं ना इस तरह से, तो आप नहीं कह सकते समांतर है। हाँ जी, कुलदीप कुमार जी, आपने ना बहुत सारे वाई लिख दिए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी जाती है, आपकी मेहनत जाती है टाइप करने में, तो ऐसा ना करें, उससे कोई फायदा नहीं है। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं फिर से कमेंट बंद कर रहा हूं क्योंकि सभी को समझ में आ गया, मैंने कमेंट बंद कर दिए हैं। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा अपनी स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन अब आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको यह बताना है इनमें से कौन सी लंबवत रेखा है। सभी को पोल सेक्शन में बताना है, ना कोई अनम्यूट करेगा अपने आप को, ना चैट में देगा। चैट तो खैर मैंने बंद कर रखी है, तो अनम्यूट करके कोई नहीं बताएगा। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को, अदरवाइज क्लास से निकाल दिया जाएगा। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी है। अभी मैंने समझाया तक हो सकता है आपको कोई रेखा लंबवत प्रतीत हो, लेकिन वहां एक स्पेशल निशान होता है, चिन्ह होता है, एक मार्क होता है, जिससे हम पहचानते हैं कि वो लंबवत है या नहीं है। बस आपको वो देखना है, वो चिन्ह जहां भी दे रखा है, या वो निशान जहां भी दे रखा है, या वो प्रतीक जो भी है वो वहां जहां दे रखा है, वही लंबवत रेखाएं होंगी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, समय की कमी है तो 30 सेकंड रुकेंगे बस हम इसमें। 30 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोबारा बताना। ये पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, पहले सभी बच्चों को, ठीक है कोई बात नहीं, पहले सभी बच्चों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आप 15 सेकंड रुको, अभी जो जिनको समझ में आ गया उनको आंसर करने दो, मैं इसको दोबारा समझाता हूं। 15 सेकंड वेट करेंगे सभी बच्चे, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसी के थ्रू हम लंबवत रेखाएं समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 सेकंड और रुकेंगे। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में आ गई 10 सेकंड और बचे, जल्दी से आप अपना आंसर सबमिट कीजिए। जिन बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से अपना आंसर सबमिट कीजिए। सर 2 मिनट रह गई है। हाँ जी, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा, 1-2 मिनट ऊपर होगा अगर हुआ तो, उससे ज्यादा नहीं होगा। क्या होमवर्क करता हूँ? हाँ, होमवर्क का करता हूँ बस। ये ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं, ये क्वेश्चन बस लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम कौन करेगा? होमवर्क चेक एक साथ कर लेंगे। होमवर्क की टेंशन ना लो, होमवर्क चेक होगा आपका। ठीक है, आप होमवर्क करते रहो, चेक से कोई मतलब नहीं है, चेक जब होगा हो जाएगा। आपका वो काम है कि होमवर्क करना। होमवर्क करने से फायदा क्या होगा कि आपको, हाँ जी बताइए सर। बुक में ही कर लेना। सर नोटबुक में करना है। हाँ, जो आपको बुक मिली है उसी में ही कर सकते हो, अगर आपको उसमें जगह दिखती तो उसी में कर लेना, कोई बात नहीं है। सर जो आपने काम किया था ना वो मैंने बुक में कर दिया। बहुत बढ़िया, वो बुक में ही कर लो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है सर जी कैसे करेंगे? अभी रुको, पहले की क्वेश्चन समझते हैं, फिर होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क का डिस्कशन सबसे लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम हो गया। आप बोलते रहोगे ना तो टाइम ऐसे ही निकलेगा। आप अगर 2-3 मिनट रुकोगे तो सब कुछ हो जाएगा कवर। ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा। चलिए, हमें क्या बताना था कि लंबवत रेखाएं कौन सी है। तो पहले उसमें तो दिख रहा है ये तो समांतर रेखाएं हैं, तो पहला तो गलत है। दूसरे उसमें यदि आप देखोगे तो यहां हमें क्लियर दिख रहा है, ये समकोण का निशान दे रखा है, और समकोण का निशान दे के रखता है मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है, या फिर वो दोनों लंबवत रेखाएं हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं जल्दी से। यहां तक कुछ हमें दे ही नहीं रखा, तो ये तो हम कह ही नहीं सकते लंबवत है। इसी तरह से डी में आपको काफी को लग सकता है कि ये लंबवत हैं, लेकिन आपको यहां इस तरह का निशान नहीं दे रखा,
जो कि सम या लंबवत का निशान होता है, समकोण का निशान होता है। अगर वो नहीं दे रखा तो हम नहीं कह सकते कि लंबवत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी ही सही होगा। अच्छा, जिसको लंबवत समझ में नहीं आया उसको मैं फिर से बता देता हूं कि लंबवत रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। अब वो हम कैसे पहचानते हैं? तो ये जो निशान है, ये इस तरह का, ये 90 डिग्री के कोण का निशान होता है। चाहे आपको यहां दे के रखे, चाहे वो यहां दे के रखे, चाहे यहां दिया जाए, चाहे यहां दिया जाए, कहीं भी एक साइड दिया जाएगा चारों में से। अगर एक साइड भी दे रखा है तो वो आपका लंबवत रेखाएं होंगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, आज की क्लास फिक्स 8 बज गए हैं, खत्म हो चुकी है। अब हम होमवर्क की बात कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, जिनको किताब मिल चुकी है वो भी, जिनको किताब नहीं मिली है वो भी बच्चे ध्यान देंगे कि होमवर्क क्या करना है। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है? हमने रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में पढ़ा है। इसलिए तो प्रश्नावली 3.1 पे आना है। प्रश्नावली 3 कॉन्सेप्ट 3 होगा इस तरह का, रेखा, रेखाखंड और किरण। उसके नीचे प्रश्नावली 3.1 होगी। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 में क्या करना है आपको? पहला क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो ही रखा है, इसमें इसका आंसर दे ही रखा है, बस ये आपको बताया है कि सॉल्व कैसे करना है। तो जिसके पास वर्कशीट है बहुत बढ़िया, जिसके पास नहीं है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जिसके पास वर्कशीट। ले लिया सर। ठीक है, 5 सेकंड रुकते हैं, 5 हर पेज पे 5-5 सेकंड रुकेंगे। 5, सभी म्यूट रखेंगे अपने आप को। 5 4 3 2 1। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और 3, जल्दी से इसका आंसर लेंगे स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, फिर से 5 सेकंड रुकते हैं हम। ले 5 लिया। बोलेगा कोई नहीं, अगर बोलोगे तो फिर किसी के समझ में नहीं आएगा। 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं जहां आपको प्रश्नावली 3.2 भी सॉल्व करनी है। प्रश्नावली 3.2 के ये सारे सवाल हैं, ये आपको सॉल्व करने हैं। फिर से 5 तक गिनता हूं मैं। 5 4 3 2 1। ठीक है, ये होमवर्क हो गया। तो बस आपकी क्लास आज यहीं तक थी। अगर किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हाँ, टाइम भी हो चुका है, क्लास का टाइम भी हो चुका है, तो यहीं तक थी क्लास। ठीक है, गुड नाइट सर। सर गुड दोबारा नाइट। दिखाइए पीछे वाला पेज। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय 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 एवरीवन। दोबारा पीछे वाला पेज ये रहा। गुड नाइट बाय सर। बाय एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। सर डाउट है हाँ सर जी, अब एक। बताइए। हाँ जी, बोलिए। जो जितनी भी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन हाँ, कह सकते हैं। होती हैं, इंटरसेक्टिंग तो होती ही है वो परपेंडिकुलर। मैंने वही बताया ना कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ना, उन्हीं का ये स्पेशल टाइप होता है परपेंडिकुलर लाइन। वो परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग तो होंगी ही, ये तो 100% है। लेकिन उसमें एक और स्पेशल कंडीशन लग जाती है कि उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री या राइट एंगल होना चाहिए, तब वो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। ओके थैंक यू। ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय। अगर किसी का डाउट हो तो पूछ लेना। हाँ जी, बताइए। बाय बाय। बाय हाँ। सर। अच्छा, बाय नहीं बोलेगा, कोई डाउट पूछने वाले को पूछ लेने दो प्लीज। हाँ, पूछिए जी। संजू के नाम से जो बच्चा है। सर ये जो 3.2 है, हाँ ये सर इसमें नाम और चिन्ह बताना है। हाँ जी, नाम और चिन्ह बताना है। चिन्ह मतलब सर प्रदर्शित करते हैं आपको ना, उदाहरण के तौर पर वहां दे भी रखा है। अगर आप इसमें देखोगे ना, ठीक है, जैसे ये देखोगे इस तरह से आपको दे भी रखा है। जैसे अच्छा, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए ना आपको ये देखना पड़ेगा पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें चिन्ह ये है, यहां से समझो और फिर आगे के क्वेश्चन करो। अगर आपका डाउट आता है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, पहले आप खुद सर से मैं कोशिश कीजिए। 3.2 भी कह रहा हूँ। क्वेश्चन एक जैसा है, बस उसमें अलग अलग है। पूछा एक ही चीज है, इसमें भी वही पूछा है, चिन्ह और नाम। इसमें भी तो वही पूछा है ना, चिन्ह और नाम। इसमें भी तो नाम और चिन्ह ही पूछा है। तो 3.1 में भी वही पूछा है, 2 में भी वही पूछा है। तो 3.1 से सहायता लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 से, और 2 को सॉल्व कीजिए। सर ओके सर। हाँ जी, बताइए। सर सोमवार को भी क्लास होगी? हाँ जी, सोमवार को क्लास होगी। क्यों, क्या है सोमवार को, कुछ है क्या? नो सर। हाँ, क्लास होगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इन 3 दिन को शाम को 7 से 8 बजे क्लास होगी आपकी।
सर हाँ जी जी बताइए। हाँ जी, सर दोबारा बता दो। किस चीज के बारे में? काम यो आपने बताया था। अच्छा, उसके बारे में ये लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपके पास वर्कशीट है, किताब है आपके पास? हाँ जी। किताब है ना, तो आपको क्या निकालना है, ये ध्यान रखना है, इसमें कॉन्सेप्ट 3 लिख रहा होगा, जहां आपको रेखा, रेखाखंड और किरण लिखा दिखाई दिख रहा होगा वर्कशीट 22 के नीचे। ये निकाल लिया आपने? वो खाते दिया। ये निकाल लिएगा। ये जैसे ही निकालोगे तो वहां आपको प्रश्नावली 3.1 दिख रही होगी, वो सॉल्व करनी है, और प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.1 और 3.2 को सॉल्व करना है। सर हाँ जी बताइए। सर वर्कबुक भी है और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जिसमें भी आपको आसानी हो सॉल्व करने में, वो सॉल्व कर, वहां से सॉल्व कर देना। सर आप और किसी होमवर्क का- कैसे चेक करोगे? ये हो जाएगा, आप बस कर लो। आपका हो सकता है एक साथ 3-4 क्लास का चेक हो। सर हाँ हो सकता है आपके, हाँ होमवर्क चेक हो सकता है आपके जो स्कूल में सर या मैम है वो कर लें, इसलिए सभी सर को होमवर्क करना तो है। हाँ जी बताइए। सर हम जा सकते हैं क्या अब? हाँ जी, बस क्लास हो गई। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो, डाउट है तो पहले अपना डाउट पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो जा सकते हो। यस, बाय। सर आप स्कूल में आओगे? मैं नहीं आऊंगा, कोई और तो आएगा हमारी तरफ से, कुमारेश सर आएंगे या हेमंत सर आएंगे या फिर विनोद सर आएंगे, वो आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में कौन से, कौन आए थे? विनोद सर आए थे ना? 2 सर आए थे सर।